ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, वीडियो नहीं आ रहा होगा, ऑडियो क्लियर होगा, राइट? सो ऑडियो क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा होगा साफ साफ, चैट में बता दो मुझे फटाफट। हम आज चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ये है पार्ट 2 आइसोमर्स। हमने 20 क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में, आज हम करेंगे 21 से शुरू। जो भी क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे वो सब आई होप आपने याद रखा होगा अच्छे से। आज हम करेंगे 21 से। ऑडियो आज होगा, आज वीडियो नहीं करते हैं, ऑडियो करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? अच्छे से स्क्रीन दिख रहा होगा, एक्सप्लेन करूंगा वो भी दिखेगा, पोलिंग वगैरह सब होंगे इसके अंदर और आपके आंसर्स भी होंगे, तो बहुत आसानी से आप देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये 21 से शुरू करते हैं आज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, मैं कलर चूज कर लेता हूं, दिस वन। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है 21 कहता है, ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करना। 21 कहता है कि अगर हमें बताना हो कि इनमें से कौन है जो जेड आइसोमर्स है 21 का, तो क्या आंसर होगा, क्या लगता है? 21 का जो है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज जेड कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन है जिसके पास जेड कॉन्फ़िगरेशन है? वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से करना है और समझ के करना है, आसानी है। पोलिंग करता हूं मैं, और ध्यान से इसलिए करना क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा सा। जेड आइसोमर्स के बारे में मैंने बताया होगा, याद है कि नहीं? क्या जेड आइसोमर्स के बारे में सारी बातें याद है जो मैंने बताई थी आप लोगों को? हाँ, तो जेड आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जहां पे प्रायोरिटी सेम होती है। अगर प्रायोरिटी सेम होगा तो वो हमारा होगा जेड आइसोमर्स, प्रायोरिटी डिफरेंट होगी तो होता है ई आइसोमर्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं, आज का पहला पोलिंग है ये। और जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे इसको, वो वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर किया कि गलत किया। 21 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड आइसोमर्स, इनमें से कौन है जो जेड आइसोमर्स है? ओके, सबसे पहले देखो जेड आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए? सेम साइड में चीज होनी चाहिए, है ना? ये बहुत इजी बात है। अगर कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास सेम साइड में एटम्स मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये बात कई बार मैंने बताई है, याद होगा आप सबको। तो वही यहाँ भी है। अभी देखो क्या है, यहाँ फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से। इसमें कहता है CH3 ऊपर है, C2H5 नीचे है, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का और ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों ऊपर के साइड में है, तो ये हमारा होगा जेड आइसोमर्स। पहला तो कंफर्म है कि जेड आइसोमर्स होगा। अच्छा, जेड के बाद नीचे हमारा नंबर 2 पे देखो, 2 पे क्या है? 2 पे Br है हमारे पास, दिखा? Br। तो ये Br जो है उसका प्रायोरिटी 1, क्योंकि इसके और इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो Br की ज्यादा होगी। ये कंफर्म है ना? अच्छा, अब इसके बाद ये नीचे वाला देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। यहाँ पे ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है और ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी भी ज्यादा है हाइड्रोजन से। यहाँ भी प्रायोरिटी मैच कर गया और यहाँ भी प्रायोरिटी 1 ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा डी आइसोमर्स होगा, जेड आइसोमर्स। तो ये भी जेड, ये भी जेड और ये भी जेड, तो ये तीनों जेड थे, तो दीज आर जेड आइसोमर्स। सिंपल था। चलो और देखो नंबर 22 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डायस्ट्रियोमर्स, इस पेयर में डायस्ट्रियोमर्स कौन है? बहुत इजी है, ध्यान से करना है। इसका आंसर कमेंट में कर दो, नंबर 22 का। नंबर 22 मैं दिखाया था एक बार और अच्छे से। नंबर 22 में इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में बताओ। इन चारों में कौन है जो लगता है कि डायस्ट्रियोमर्स पेयर है? इन चारों में, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। डायस्ट्रियोमर्स के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दोज मॉलिक्यूल्स आर डायस्ट्रियोमर्स इन विच द मॉलिक्यूल्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यही था ना?
ऐसे मॉलिक्यूल जिनके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हीं को हम डायस्ट्रीमर्स कहते हैं। इन सारे मॉलिक्यूल में डायस्ट्रीमर्स देखने का सबसे सिंपल तरीका है कि मिरर इमेज ढूंढो कौन है कौन नहीं है। इसमें सवाल था कि कौन इसमें से है जो डायस्ट्रीमर्स है। अब डायस्ट्रीमर्स होने के लिए मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मॉलिक्यूल, क्या इस दोनों मिरर इमेज हैं? Br के सामने Br, मिथाइल के सामने मिथाइल, ये तो हमारे हैं है ना। और देखो ओके, हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या है? ये ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन, मतलब ये दोनों के दोनों सामने हैं, मिथाइल मिथाइल के सामने है, तो ये हमारे डायस्ट्रीमर्स में नहीं हो सकता, ये मिरर इमेज है। अच्छा, इस वाले नंबर टू वाले में क्या ख्याल है? नंबर टू देखो, OH के सामने OH है, OH के सामने OH, अगर OH के सामने OH है इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। जो मिरर इमेज होते हैं और इसके सामने भी इसकी ये है, ये दोनों मिरर इमेज हो गए। यहाँ पे NH2 के सामने H दिया गया है, इसको कैसे डिसाइड किया ये जरूरी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके सामने ये तो नहीं दिख रहा, ये दिखने में लग रहा है कि मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं है। तो फिर हमने कैसे ये सोचा कि ये हमारा ये हमारा डायस्ट्रीमर्स नहीं हो सकता। नंबर थर्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। NH2 के सामने H और यहाँ पे H के सामने यहाँ पे NH2 है, तो मतलब मिरर इमेज तो नहीं दूसरे के लगते हमें, तो फिर ये क्या हो सकता है? नंबर थर्ड आर ऑल्सो नॉट सीम्स टू बी इनैंसियोमर्स। तो फिर ये कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, बताता हूँ। देखो, ये हमारा जो है ना, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन फॉर्मूला, याद होगा। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है फ्लाइंग वेज, और एक होता था न्यूमैन पोजिशन फॉर्मूला, और ये फिशर पोजिशन फॉर्मूला। ये हमारा है प्रोस्पेक्टिव। ये NH2H ये फ्रंट पे है और ये भी ऊपर की तरफ है। अगर इसको रोटेट करके देखें तो हमें इसमें सिमेट्री और इसमें हमें मिरर इमेज मिल सकता है। जबकि लास्ट वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं तो H के सामने OH दिया गया है, Cl के सामने Cl, और ये तो ठीक था, बट यहाँ भी एक दूसरे के मिरर इमेज ये नहीं है। कैरल सेंटर भी है हमारा ये, और इसी वजह से वी कैन से दैट कि दिस इज द पेयर व्हिच हैज डायस्ट्रीमर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नंबर 23 पे आते हैं। 23 ध्यान से करना है और देखना है, समझना है। क्वेश्चन है ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फिगरेशन? इनमें से किसके पास ई कॉन्फिगरेशन है ना। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ये वाला, ऑप्शन बी कौन सा? ई वाला का मतलब पता है ना, ई आइसोमर्स का मतलब हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रायोरिटी डिसमैच कर जाए अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि प्रायोरिटी या तो 1-2, अगर इसका मान लो 1-2 प्रायोरिटी आ जाए ऐसे, तो ये 2-1 हो जाए, ऐसे करें। तो इस सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा दिख रहा है? नंबर 23, मैं पोलिंग करता हूँ, ठीक है। 23 का पोलिंग कर लेता हूँ, इंस्टेंट पोलिंग, और बताओ कि इनमें से कौन है जो ई आइसोमर्स है। आसान है काफी, है ना। 30 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, काफी है, जरूर ट्राई करना है। नंबर 23 में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है इनमें से जो कि हमारे ई आइसोमर शो कर रहे हैं? चलो बताओ, बड़ा इजी है। देखो कैसे, पहले हम इस मॉलिक्यूल पे आते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल हमारा है इस दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी का, ये रहा सेकेंड प्रायोरिटी का, करेक्ट है। CHO में और CH2H में ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी का, करेक्ट है ना, और ये भी हमारा सेकेंड प्रायोरिटी का। दोनों को देखो ध्यान से, तो प्रायोरिटी तो मैच कर गया। अब प्रायोरिटी मैच कर गया इसका मतलब ये जेड आइसोमर्स था, कंफर्म था। अच्छा, इसमें आ जाओ, नंबर 2 वाले में NH2 है यहाँ पे CH3 है। चलो कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे कि NH2 और CH3 में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी मास के हिसाब से, CIP रूल के हिसाब से, जल्दी से। NH2 और CH3 में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली N की होगी, क्योंकि N यहाँ पे ऊपर है, कार्बन यहाँ पे नीचे है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, एकदम सही। और CH3 को 2 दे देंगे, एकदम करेक्ट। इस वाले साइड में OH है और यहाँ पे CH2OH है, किसको देना चाहिए? OH को के CH2OH, OH को देना चाहिए, वेरी गुड। तो ये भी हमारा प्रायोरिटी मैच कर गया ना, देखो तो 1-2-1-2, ये हमारा हो गया जेड आइसोमर्स, एकदम क्लियर है। अच्छा, इसमें आते हैं नंबर 3 वाले में। नंबर 3 में भी आसान है, इसको दिया प्रायोरिटी 1, इसको दिया प्रायोरिटी 2, करेक्ट।
इस CH3 को दिया प्रायोरिटी, इसको दिया होगा 1, इसको दिया होगा 2, फिर से मैच कर गया प्रायोरिटी, ये भी जेड आइसोमर था हमारा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा नीचे जब आते हैं ना नंबर 4 पे, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, इसको देंगे प्रायोरिटी 1, इसको देंगे 2, कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं 1, इसको देते हैं 2, ये हमारा हो गया ई आइसोमर। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट हो तो बताओ, एकदम इजी है ना ये वाला। आगे बढ़े 24 पे आते हैं, चलो 24 में लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन टू शो पोजीशन आइसोमर्स। कीटोन में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? बड़ा इजी सवाल है ना, और इंटरेस्टिंग सवाल भी है ये। कीटोन को अगर शो करना हो हमारा पोजीशन आइसोमर्स तो क्या होना चाहिए? ओके, तो क्या करें, पोलिंग करें। वीडियो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर करेंगे, और जो भी लाइव देख रहे हैं वो आंसर तो अभी तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो मैं पोलिंग कर रहा हूँ इसका, और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम इसको सही करोगे। चलो बताओ, पोलिंग स्टार्ट हो गया। Which of the following या minimum number of carbon required to show position isomers for ketones? कीटोन्स के लिए सबसे कम नंबर, कम से कम कितना कार्बन चाहिए हमें, तब जाके ये शो कर पाएगा पोजीशन आइसोमर्स। बड़ा इजी सवाल है ना, देखो कैसे। जैसे मैं कार्बन बनाता हूँ, कार्बन है ना, कार्बन कार्बन और एक कार्बन और बनाता हूँ, तो एक कीटोन में यहाँ लगा सकता हूँ, और अगर मैंने 5 कार्बन का और बनाया तो एक कीटोन में लगा सकता हूँ। गलती कैसे? ये वाला। क्या इससे कम कार्बन कीटोन बन सकता था क्या? बोलो। 5 कार्बन से कम, देखो एक तो था हमारा ये वाला पेंटेन 2 ओन, एक ये हो गया, एक हो गया पेंटेन 3 ओन, तो थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन, यही हो सकता है पॉसिबल ना। 5 कम से कम कार्बन चाहिए ना, कम से कम। इससे कम होता, बताओ क्या इससे कम में होगा? तो फिर कैसे किया आंसर ये वाला, गड़बड़ गड़बड़ हुआ। 25 में कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए बी एंड सी। 3 कंपाउंड यहाँ दिए गए हैं आपको, इस तीनों कंपाउंड के देख के बताना है कि इनमें से कौन है, ऐसा कौन कंपाउंड है जो कि ए बी सी के बारे में सही बात बता रहा है। ऑप्शंस कहाँ है देख लो एक बार। 25 ऑप्शंस हैं, क्या ए और बी आइडेंटिकल है, क्या ए और बी आइडेंटिकल है क्या? इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो बताओ इसमें जो हमें दिख रहा है ये वाला, ओके, सो ये हमारा ओके, ये क्या है बताना है, चलो सोच के बताओ। कमेंट, इसका आंसर कमेंट बताओ सब लोग, देखता हूं मैं। 25 का इन तीनों में होगा, वो क्या होगा? क्या ए और बी आइडेंटिकल हो सकते हैं, है ना? क्या ए और बी डायस्ट्रीमर्स हो सकते हैं? क्या ए और सी इनैंसिमर्स हो सकते हैं? या फिर ये हो सकते हैं ए एंड बी आर इनैंसिमर्स? बहुत इजी सवाल है लेकिन, है ना, ट्राई करो। ओके, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आओ कमेंट में जल्दी से। देखो सबसे पहले तो क्या है ना कि आइडेंटिकल पहले कह रहे हैं ना, आई ए और बी आइडेंटिकल कब होता? हाँ, आइडेंटिकल कब होता? जब OH OH का पोर्शन सेम साइड में होता तब, ठीक है। देखने में तो लग रहा होगा कि दोनों आइडेंटिकल की तरह लग रहे हैं, लेकिन आइडेंटिकल ये नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऊपर मैं करूँ इसका ऊपर, तो OH OH यहाँ पे जो राइट साइड में था वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और यही वजह है जिसकी वजह से ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। ए और बी आइडेंटिकल नहीं है, ये गलत आंसर है, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या आता है, ए एंड बी आर डायस्ट्रीमर्स। अब बताओ क्या डायस्ट्रीमर्स हो सकते हैं? डायस्ट्रीमर्स होने के लिए कहते हैं हम लोग सेम मिरर इमेज, राइट। डायस्ट्रीमर्स तब होता जब मिरर इमेज नहीं होता, सॉरी, जब मिरर इमेज नहीं बनते हैं तो उसको डायस्ट्रीमर्स कहते हैं हम। यहाँ पे कार्बोक्सी को मैं घुमाऊं अगर ना, तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन सकता है प्रॉपर फिशर करने पे, ये प्रॉपर फिशर नहीं है। जैसे मैं प्रॉपर फिशर करूंगा ये चेंज हो जाएगा प्रॉपर फिशर में, तो ये आइडेंटिकल की तरह नहीं, ये डायस्ट्रीमर्स की तरह हो जाएंगे, ये भी आंसर गलत होगा। तीसरा क्या था, ए एंड सी आर इनैंसियोमर्स। सी वाला भी देख लेते हैं एक बार। सी वाला तो इनैंसियोमर्स नहीं हो सकता, क्योंकि OH OH कभी भी सेम साइड में रहेगा इसका,
चाहे राइट हो या लेफ्ट। यहाँ पे OH अपोजिट साइड में है, इसको मैं सेम साइड में नहीं ला पाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कमेंट में, ये A एंड C जो है ना, उसके बीच में रिलेशन कौन सा है? A एंड C आर व्हाट? हाँ, ये बात बहुत जरूरी थी। A एंड C हियर आर एक्चुअली डायस्ट्रीमर्स। वेरी गुड। A और C जो है ना हमारे, वो डायस्ट्रीमर्स एक्चुअली, एकदम सही। ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी गलत है। बचा चौथा। चौथा कहता है A एंड B आर इनैंसियोमर्स, जो कि एक लौता बचा आंसर है, और यही बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपने कहा है कि A एंड B आर इनैंसियोमर्स, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। नंबर 6, 26 पे आते हैं। 26 कहता है कि यार सुनो ध्यान से, ये कहता है which of the following does not contain any asymmetric carbon but can show enantiomers। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा डिफरेंट सवाल भी है ये। इनमें से कौन है जिसके पास असिमेट्रिक कार्बन नहीं है तभी भी इनैंसियोमर्स है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तभी वो इनैंसियोमर्स है। 26 है ना, 26 टू 26। इसका मैं एक तरीका बताऊंगा, ऐसे याद तो होगा। मैं पोलिंग करता हूँ, इसका मजा आएगा। इसका करते हैं पोलिंग फटाफट। एक जितने YouTube पे देखेंगे इस वीडियो को, वो वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके आंसर करना, कमेंट में बताना कि सर मैंने ये आंसर ट्राई किया और मेरा आंसर ये सही है। और आप तो जितने लाइव देख रहे हैं वो भी देखेंगे, जो लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं वो लाइव क्लास देख सकते हैं। आप इसमें लिंक स्ट्रिक में दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आओ, उस पर लिंक पे क्लिक करो और रोज लाइव क्लास कर सकते हो। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप क्लास रिपीट करने के लिए, सब अच्छी बात। 26 ओके। तो चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, अगर स्ट्रक्चर में IUPAC नेम दे दिया जाए ना, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ हो जाता है, नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है अभी भी। कारण बताता हूँ कैसे। आप लोग एलीन याद है क्या? एलीन एलीन एलीन, जल्दी बताओ। एलीन याद है? बस, जब एलीन याद है तो ये ठीक था ना। हमारा ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये एलीन है कि नहीं, सोचो तो। देखो क्या लिखा गया है, पेंटाडाइन, 2 3 पेंटाडाइन, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या ये एलीन है या नहीं? ये तो 1 3 हो गया, 1 2 पेंटाडाइन हो गया। हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसको हटा देंगे, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। कहने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो ये है। बताओ, क्या ये एलीन, क्या GI शो कर सकता है कि नहीं कर सकता एनांसियोमर्स? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं? सोच के बताओ, याद करो, बताया था मैंने, जो हमारे इवन वाले एलीन होते हैं ना, वो GI शो नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं होती, अनसिमेट्री होता है इसमें। तो देखो, क्या कायल कार्बन इसमें कहीं था, अभी ये GI, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, और इनैंसियोमर से, क्योंकि एलीन था ये। बस यही था, समझ में आई बात? 27 पे आते हैं, चलो। द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर दिस एंड दिस। बहुत इजी है, ये दोनों मॉलिक्यूल दूसरे के क्या है? चलो कमेंट में बताओ जल्दी से इसका आंसर। 27 का, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल टू कंपाउंड्स दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली व्हाट? ये एक दूसरे के इनैंसियोमर्स हैं, ये डायस्ट्रियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, एपीमर्स हैं, क्या है ये? एकदम सोच के बताना है, एकदम सोच के बताना है, बहुत ही आसान है। कमेंट में बताना है, कमेंट में बताओ बताओ बताओ। ओके, चलो देखते हैं करके एक बार। सबसे पहले इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करने में एक दिक्कत क्या हो सकती है हमें ना, कि इसका एंड सेम नहीं दिख रहा है ना, तो हम ऐसा करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम जिस तरह से ई मॉलिक्यूल दिया गया उस तरह से इस मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे? तो पहले इस ब्रोमीन को रोक दो, ये तो कर सकते हैं ना, लॉक रूट। इसको हम रोटेट कर लेते हैं ताकि ब्रोमीन हमारा जो था क्लोरीन वो नीचे आ जाए, जैसे दिया गया वैसे, क्लोरीन यहाँ यहाँ और ये यहाँ पहुंच जाए। हो सकता है ऐसा? तो इससे एक फर्क दिखेगा, जो फर्क देखना जरूरी है। ब्रोमीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे और फ्लोरीन यहाँ पे, ये हो सकता है क्या? ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, किसको? इस वाले को, फर्स्ट वाले को, तो ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा इसका भी, है ना, और क्लोरीन नीचे आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा लेफ्ट साइड में और क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अब कंपेयर करना आसान होगा, क्योंकि ऐसे ही कंपेयर करना चाहिए हमें।
जब हम कंपेयर करेंगे इसका तो देखो क्या हो सकता है। फ्लोरीन हमारा अपोजिट साइड में है, यहाँ भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन के बीच में देखो तो ये अपोजिट साइड में है, ये दूसरे एक दूसरे के इनहांसियोमर्स हैं, एकदम करेक्ट। तो 27 में ये दोनों मॉलिक्यूल दूसरे के इनहांसियोमर्स हैं, है ना, एकदम सिंपल। चलो कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं, अपने ऊपर आते हैं, 27 के बाद 28 पे आते हैं डायरेक्ट, ये वाला 28, इसको देखो 28 कहता है। अच्छा 28 को छोड़ सकते हैं हम लोग अभी, ठीक है, ये एंगल वाला क्वेश्चन है तो आसान ही, लेकिन अभी हम छोड़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन है कि इफ द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड ए इज प्लस 65 डिग्री देन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड बी इज व्हाट। तो अगर ये एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स हैं तो एंगल क्या होता है, इनैंस्ट्रीमर्स होंगे तब क्या होता है, ये उसका फर्क होता है, तो इसको अभी हम छोड़ सकते हैं 28 को। आते हैं 29 पे, ठीक है, 29 पे आते हैं। Which of the following represents the structure having arrangement around each other is double bond? Is ये समझ में आया क्या क्वेश्चन है? Which of the following represent the structure having cis arrangement around each double bond? जितने डबल बॉन्ड देख रहे हो आप इस स्ट्रक्चर में, चारों ऑप्शन में, सारे के सारे डबल बॉन्ड में सिस वाला फॉर्म होना चाहिए। ये सिस वाला फॉर्म किस ऑप्शन में पूरी तरह से है? 29 नंबर। तो पोलिंग कर लेते हैं इसको। यस, इसका पोलिंग करना जरूरी है और मैं चाहूंगा कि गलत कोई ना करे। 30 सेकंड का पोलिंग है आपका, सबको सही करना है एकदम। 29 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है। नंबर 29, which of the following represent the structure having cis arrangement around each double bond? जितने डबल बॉन्ड दिख रहा है ना वो सब सिस में है। किसमें, किस ऑप्शन में? एक ही कोई ऑप्शन है इसमें जिसमें all the double bonds are in cis form। ओके, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो। वेरी 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 गुड, नॉट बैड। सिस फॉर्म का मतलब जो क्या है? सिस फॉर्म का मतलब है कि कुछ इस तरीके से हमें दिखना चाहिए, यही है ना, इसी को सिस कहते हैं, आपको पता ही है। हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन में दिख रहा था? सारे के सारे डबल बॉन्ड में वही वाला केस है जो केस मैं कह रहा हूँ, वहां पे कार्बन कार्बन सब सेम साइड में है, इसको हम सिस कंपाउंड कहते हैं, सिंपल। तो ये सिस कंपाउंड हमारा था 29, था कि नहीं? एकदम इजी था ये तो। चलो नंबर 30 पे आते हैं डायरेक्ट। 30 कंपाउंड, ये देख लिया होगा आई होप। इस कंपाउंड को देख के आपको बस बताना ये बात कि ये डी फॉर्म का है, एल फॉर्म का है, जेड फॉर्म है या आर फॉर्म है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 30 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? चलो कमेंट में बताओगे इसका आंसर जल्दी से मुझे, सब लोग कमेंट में बताओगे इसका आंसर मुझे फटाफट। इसका हम जब बनाएंगे तो इसका कन्फर्मर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये सॉरी कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन 30 नंबर का। एक आंसर आ गया है एल, ओके, क्या पक्का एल होगा? दिमाग लगाओ एकदम अच्छे से और बताओ क्या एल होगा पक्का? ओके, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या स्टेट खींचा है ऐसे? कंफर्म कंफर्म कंफर्म, जैसे सिखाया था वैसे ही प्रॉपर फीचर बना लेंगे ना तो दिखता है ये कैसे होने वाला है। तो ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया होगा मुझे पता है। अच्छा यहाँ पे क्या CH लगाया और क्या यहाँ पे NH लगाया, हाँ ना। अब सवाल ये है कि क्या ये हमारे प्रॉपर फीचर में है या नहीं, या प्रॉपर फीचर नहीं है तो क्या इसको हम बदल सकते हैं कि नहीं। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर यहाँ पे R नहीं कह सकते थे क्या? देखो R, L और D ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन सवाल है क्या कि यहाँ पे S फॉर्म नहीं दिया था, क्योंकि आपने रोटेट अगर किया होगा इसको ना तो आपको मिला होगा S। मिला? कितने लोगों को मिला? प्रायोरिटी 1 इसको मिलेगा, प्रायोरिटी 2 इसको मिलेगा। अगर मैं रोटेट करता हूँ इसको RS कन्फ्यूजन के हिसाब से हमें इसको कहना पड़ेगा S कन्फ्यूजन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। S ऑप्शन में नहीं था तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। और हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे? 4th प्रायोरिटी का एटम हमारा सबसे नीचे है, इसलिए हम इसको S कहेंगे। अब S जब नहीं हो सकता तो DL में कुछ होगा, क्योंकि Z तो नहीं हो सकता। क्या Z हो सकता है क्या?
जेड होने के लिए क्या चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। बस तो यहाँ पे एल कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में लॉक लगाएंगे हम, इस कार्बन को यहाँ पहुंचाएंगे, इसको यहाँ पहुंचाएंगे और इसको पहुंचाएंगे यहाँ पे। जैसे लॉक लगाएंगे NH2 आएगा लेफ्ट साइड में एंड दैट विल बी एल कॉन्फिगरेशन। क्या बात है, एकदम सही। ट्राई किया ना सबने, वेरी गुड। 31 पे आते हैं, चलो। 31 कहता है विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन चारों में ऐसा कौन पेयर है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर आपको लगता है। ये बीच में डबल बॉन्ड है, ध्यान रखें, है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है, ठीक है। ध्यान से देखना है, पोलिंग करूंगा, ठीक है। इसका 31 का 31 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और इसमें से कौन है जो आपको लगते हैं कि वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पेयर हो सकते हैं या हैं, है ना। 31 का चलो बता दो, बता दो, ये वाला सही कर देना एकदम, छोड़ना नहीं है इसको। सब ट्राई करोगे, देखो सबसे पहले फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए, पेयर बना रहे तो, है ना। ऑप्शन भी तो बहुत क्लियर कर देगा मैं। चलो ठीक है, तो सुनो, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए तो आप गलत इसलिए हो गए हैं क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर में क्लोरीन क्लोरीन सबके सब यहाँ पे ये दोनों के दोनों मतलब है ही नहीं, ये जीआई ही नहीं है, तो पेयर की बात तो खत्म हो गई ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही नहीं है, ये खत्म हो गया, ये गलत आंसर है। सबने सही किया, वाह सबने सही किया इसको। अच्छा नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे ये जीआई शो कर सकता है, नंबर 4 भी जीआई शो कर सकता है। अच्छा नंबर 3 जीआई शो नहीं कर सकता, ऑप्शन बड़ा इजी था ना। तो यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 4 जीआई शो कर पा रहा है, बाकी कोई नहीं कर पा रहा। बस आपको आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन होंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फॉर्मूला सेम हो और जो जीआई शो कर सके। ये दोनों जीआई शो कर पा रहा है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। 32 पे आते हैं, चलो। 32 कहता है यहाँ पे अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक स्ट्रक्चर दिए गए आपको दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में कौन सी बात है जो सही है ना, कौन सी बात जो है सही बात है इसमें बारे में। क्या सबके सब ये कैरल कंपाउंड है क्या, सबके सब, क्या सिर्फ 1 और 2 कैरल है, क्या सिर्फ 2 कैरल है, या फिर 1 और 3 तीन दोनों कैरल है। सही बात कौन है इसमें से, पोलिंग करते हैं इसका भी, ठीक है। 32 32 32 32 32 जल्दी बता दो। तो यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को वो क्या करेंगे, वो करेंगे इसको कमेंट में आंसर वीडियो पॉज करके, और बाकी लोग आंसर अभी जो ट्राई करना चाहते हैं जरूर करो लाइव, ये ट्राई करना बनता है। ट्राई करो बताओ। ओके सुनो, सबसे पहले लिखा गया सारे के सारे कायरल है क्या इसमें। सारे कायरल हो सकते थे अगर अगर सबके पास sp3 हो और सबके सब क्या हो, डिफरेंट एटम के साथ अटैच हो। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए था, वो रहा ये C2H5 C2H5 सेम हो गए थे। सेम एटम कभी भी जीआईसो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर सकते हैं, ये कायल सेंटर नहीं हो सकते हैं। दीज आर नॉट कायल सेंटर बिकॉज दे हैव सेम एटम्स अटैच ऑन द कार्बन एटम, ये नहीं हो सकता। बचा 1 and 2, 1 and 2 आर कायल सेंटर, और यहाँ पे एक हमें दिख रहा था ऑप्शन बी जो हमारा आंसर है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, सब लोग ध्यान से देखोगे और बताने की कोशिश करोगे। 57 क्वेश्चन टोटल, आज 20 क्वेश्चन फिर कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। चलो 33, द आईपीसी नेम ऑफ कंपाउंड दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आईपीसी नेम पूछ दिया गया, नोमेनक्लेचर है ये हमारा, है ना। ट्राई करो तो बताओ। नोमेनक्लेचर में एक बार बता दूं मैं, सुनो, ये नोमेनक्लेचर आइसोमर्स वाला नोमेनक्लेचर है जिसमें जेड आइसोमर्स और ई आइसोमर्स का यूज किया गया है, राइट। तो जेड और ई यूज किया गया है, तो पहले जेड और ई के बारे में कंफर्म होना पड़ेगा, तब जाके हम इसका आंसर ट्राई करेंगे। तो पहले ये कंफर्म हो जाना कि ये 33 पहले जेड है कि या ई है, ठीक है। हाँ पोलिंग करूंगा इसका, तो पोलिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम दे दूंगा मैं, इस बार दे देता हूँ टाइम 60 सेकेंड का, टाइम लग सकता है ज्यादा, और सही लेकिन करना है। इस बार टाइम है 60 सेकेंड का, 60 सेकेंड है आपके पास।
टाइम लग सकता है थोड़ा सा, इसलिए लंबा है क्वेश्चन। ध्यान से 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द आईपीसी नेम। आईपीसी नेम तो बात की बात है, पहले जेड है कि ई है ये पता कर लो। मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले जेड है कि ई है, पहले ये पता कर लो, दो आंसर ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद की कहानी आपको मैं बताऊंगा, आसान तो काफी ज्यादा है क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन बहुत आसान, ये लास्ट में C2H5 है, ये वाला, ये C2H5 है। ओके, सो सबसे पहले काम करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारा जेड है या ई है। टाइम आपके पास है, सब लोग अटेम्प्ट करते रहो। अभी जेड और ई में सबसे बड़ा फर्क ये है, जेड का मतलब होता है कि जब सेम साइड में हमारे पास एटम सब्स्टिट्यूट हो जाए तो, यही बात है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन, ये वाला, और एक रहा ये वाला कार्बन। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों एक साइड में है, प्रायोरिटी ज्यादा वाले ग्रुप, ज्यादा प्रायोरिटी एक साइड में है तो कंफर्म नहीं हो गया? ज्यादा प्रायोरिटी अगर एक साइड में है तो कंफर्म नहीं हो गया कि ये जेड था? पहले कंफर्म करो। अगर ये जेड था तो आंसर या तो 1-3 हो सकता है। अगर आंसर 1-3 होगा तो हमें बस ये पता करना होगा कि आखिर में ये हेप्टा है या ऑक्टा है, बस ये पता करना है। अब पता कैसे करें? देखो, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसलिए क्योंकि C2H5 है, ये ऑक्टा होना चाहिए, ऑक्ट। तो क्या आंसर सही नहीं है? मिला? ऐसे देखना था, जेड एक तरफ और एक तरफ बाकी चीज मत देखो, बस ये देख लेते कि हमारा ये कौन सा सही हो रहा है, और बड़ा जल्दी हो जाता हमारा आंसर। कोई नहीं, 34 पे आते हैं। 34 में कहता है द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, ध्यान से, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, ये 2s3r, 2r, 2s3s, 3r 3s और 2r 3s और 2r 3r। चार ऑप्शन ही बन सकते थे इसमें, चार ऑप्शन दे दिया गया है। प्रायोरिटी में दिक्कत हुई तो बताना, मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी सी। ये क्लोरीन है हमारा, ये भी क्लोरीन है। प्रायोरिटी मैच करो, ट्राई करो सही करने का, देखो क्या होता है। नंबर 34, नंबर 34 का आंसर क्या होगा? मैं पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका आंसर करने के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, और सही करके दिखाओ। 34 34 34 34 ट्राई करो, सही करके दिखाओ, मजा आएगा। 34 का आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? रोटेशन पे दिमाग लगाना, रोटेशन पे देखो, प्रायोरिटी मैच तो करना ही करना है, बस रोटेशन पे दिमाग लगाओ कि किसका रोटेशन कहाँ पे है। अगर वो पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सुनो ध्यान से, बताता हूँ। ओके ठीक है, क्या क्लोरीन को नंबर 1 दिया क्या? कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म। 1 दिया। अच्छा, इसको कितना दिया? 2 दिया होगा। CH3 को बॉन्ड को रोटेट किया तो क्या मिला हमें? क्लॉकवाइज मिला होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मिला? क्या मिला? क्लॉकवाइज मिला। तो आर, आर कहने का ये होगा हमारा कि आर हम कह सकते होंगे इसको। C2H5 34 ना? अच्छा अच्छा, एक मिनट, ऊपर में CH3 है, नीचे वाले में कार्बन के साथ क्लोरीन है, बिल्कुल करेक्ट। तो नंबर प्रायोरिटी देंगे नंबर 2 नीचे वाले को, ना कि ऊपर वाले को। एकदम सही है, वेरी गुड। नंबर 2 देंगे नीचे वाले को। क्यों देंगे नीचे वाले को? क्योंकि एक्चुअली में कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ था, बिल्कुल सही। तो नंबर 2 देंगे नीचे वाले को, रोटेट किया तो हमें मिल रहा होगा S कॉन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S नहीं होगी R होगा। कारण क्या है S R होने का? क्योंकि R कॉन्फिगरेशन के अंदर हाइड्रोजन जो हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसीलिए हम यहाँ पे R कहेंगे। तो R हो गया हमारा, सिंपल। 3 पे आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे फिर से। कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है उसका, तो इस बार रोटेट फिर से क्लॉकवाइज ही करेगा। ये क्लॉकवाइज किया तो हमें मिलेगा ये R कॉन्फिगरेशन, लेकिन R बन जाएगा S कॉन्फिगरेशन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे था। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट कंपाउंड। 35 पे आते हैं, देखो 35 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजो कंपाउंड। इनमें से कौन है जो मेजो है? मेजो 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 मतलब क्या होता है? मेजो मतलब सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, और प्लेन सिमेट्री मिल जानी चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका मैं तो पोलिंग करता हूँ, मात्र 30 सेकंड टाइम दूंगा, क्योंकि सवाल देखते ही आपको आंसर मिल गया होगा। जहां पे सिमेट्री,
जहां पे सिमेट्री वहां पे मेजो कंपाउंड, जहां पे सिमेट्री वहां पे मेजो कंपाउंड, ये याद रहे। जहां पे सिमेट्री वहां पे मेजो कंपाउंड, बहुत इजी था। देखो इन सारे ऑप्शन में सबसे बेहतर क्या है कि पहले इंड को समझते हैं, इंड को। डी ऑप्शन को डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पे है CH2H, यहाँ भी है CH2H, दोनों सेम। दूसरी बात Cl दोनों सेम साइड में एकदम, और दोनों के बीच में मिरर इमेज हम आराम से खींच सकते हैं। हाँ इसमें सबने सही भी किया, वेरी गुड, आराम से खींच सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज मेसो कंपाउंड, वेरी गुड। चलो नीचे आते हैं, 36 क्या है। इसमें भी देखो क्या करना है, इसमें भी पूछा गया नोमेनक्लेचर है, लेकिन है एक्चुअली में क्या ये RS कन्फ्यूजन पहले, या इराइसोथ्रियो कन्फ्यूजन, या ई और जेड जो भी हम कहते हैं। पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता। पहले कमेंट में मुझे ये बताओ, सिखाता हूँ अभी कमेंट में सब लोग ये बताओ पहले 36 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप नहीं करना चाहोगे, जो हो ही नहीं सकता। इसमें दो ऑप्शन ऐसे आराम से देख सकते हैं आप लोग कि आराम से इस क्वेश्चन में हम हटा सकते हैं, कौन से 36 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप हटा सकते हो, सीखो जल्दी इसको। हाँ हम ऑप्शन थर्ड को, ऑप्शन फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ई और जेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई और जेड होने के लिए ज्योमेट्रिकल होना चाहिए था, और ये कैरल सेंटर है। बचा RS कन्फ्यूजन हमारा। अब RS कन्फ्यूजन क्या होगा ये मुझे बताओ, ये तो और आसान हो गया आपको, क्योंकि ब्रोमीन की प्रायोरिटी होगी 1 किया, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दिया ये बताओ, बेस्ट पहले ये बताओ, क्योंकि हमारे पास कार्बन है ये वाला, ये कार्बन है ये वाला, हाँ बेंजीन कार्बन सेकेंड प्रायोरिटी इसको दिया, रोटेट जब किया तो ये मिला क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं R कन्फ्यूजन। और R को क्या इस बदलोगे आप लोग ये बताओ, R को क्या इस बदलना है, यहाँ नहीं बदलना R को इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा वो ऑलरेडी डैश पे है, ऑलरेडी अगर डैश पे है तो मतलब ऑलरेडी उसकी स्टेबिलिटी फोर्थ प्रायोरिटी पे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ प्रायोरिटी हमारा मैच कर जाएगा आराम से, दिस इज R कन्फ्यूजन। चलो RS कन्फ्यूजन दिक्कत होगी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आपको, पहले इसका करते हैं 37। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ 2,3 ब्यूटेनॉल ब्यूटेन डाउन। ये मैंने नोट से पढ़ाया हुआ है ना, ये मैंने आपके नोट में पढ़ाया हुआ है, और आपको स्पष्ट रूप से पता है इसके बारे में, आंसर गलत मत करना आज, बाकी देखते हैं क्या होता है है ना। इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कंफर्मर पोलिंग स्टार्ट करता हूं इसका मैं, 37 का ट्राई करो सब लोग। सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मर ब्यूटेन 1,2 डायोल का कौन होगा, 2,3 डायोल का। क्योंकि एक तो हिंट मैंने बहुत बड़ा बताया था, आप सबको याद होगा, कि जहां पे एच बॉन्ड बन जाए, एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें से पता करो इन चारों ऑप्शन में से किसके पास एच बॉन्ड बनने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ कि CH3 के बीच का सेपरेशन भी ज्यादा हो। दो ऑप्शन है, एक तो CH3 के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो, और दूसरा एच बॉन्ड बन जाए। अगर दोनों काम हो जाए हमारा तो समझ जाना कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, और ऐसे ऑप्शन सिर्फ दो ही है हमारे पास, एक ऑप्शन। ऐसे OH पास वाले में तो ऑप्शन 4 भी था, 3 था, 1 था, लेकिन CH3 को देखते तो ज्यादा अच्छा होता ना। देखो ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पे क्या इनके बीच का रिपल्सन घटेगा कि नहीं घटेगा, अपोजिट में है तो, और OH पास में है तो H बॉन्ड बना कि नहीं बना, ये सबसे बेटर नहीं लग रहा आपको। CH3 यहाँ पे पास में आ गया ना, और CH3 यहाँ भी पास में आ गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है इसमें। बस यही था। 38 पे आते हैं, चलो। ये तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद डाउट होगा, लेकिन तरीका बताऊंगा आज। 38 कहता है कि इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, 38 नंबर। चलो इसका आंसर कमेंट में बताओगे सब लोग जल्दी से, ऑप्शन बड़ा इजी है। 38 में है क्या कि इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, सोचो और बताओ। ओके बताता हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल पे आता है ना, अच्छा इसको कहते हैं बाइफिनाइल, सुना होगा मुझसे, एक बार पढ़ा होगा भी आपने, बाइफिनाइल कहते हैं इसको। यहाँ पे ये कर जाता है रोटेट, है ना, ये कर जाता है रोटेट। अब जैसे रोटेट किया ये घूम जाएगा, और हमें इसमें सिमेट्री नहीं मिलती है,
तो बाइफिनल कंपाउंड जहां पे हमें अलग अलग ग्रुप मिल जाए ऐसे वाले और ऐसे वाले, तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। नंबर 2 पे आते हैं, अभी भी सिखाया था मैंने एलीन, याद है एलीन? बताओ बताओ बताओ। एलीन में कहा था कि जब इवन नंबर एलीन हो और तब दोनों चीज अलग लगी हों इसके ऊपर, तो ये भी हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। 3 पे आते हैं। 3 वाला में कैसे बताइए, बताओ। 3 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 वाले में ये कार्बन भी कायरल है और पीछे वाला कार्बन भी कायरल है, क्योंकि इस पे ब्रोमीन लगा है, इस पे क्लोरीन लगा है। कायरल सेंटर होने की वजह से दे कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दैट्स व्हाई दे ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। एकदम इजी था। 39 पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल। एक बात याद रहे, फॉर्मूला तो मैच करना है, या भी याद रखना है कि हमारा जो अल्कोहल हो वो सिर्फ 1 डिग्री हो, प्राइमरी अल्कोहल हो 1 डिग्री। तो कितने अल्कोहल आप बना सकते हो उस फॉर्मूला के साथ? आसान है ये, आसान है, बहुत आसान है, जल्दी करो। 39 39 39 39 आंसर कमेंट बताना, आपको कमेंट बताइए सब लोग। 39 में हम इस फॉर्मूला से कितने आइसोमर्स कितने अल्कोहल बना सकते हैं? और प्राइमरी होना चाहिए, बात ध्यान रहे, अल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी, अल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। बिल्कुल करेक्ट। जिन्होंने 4 आंसर किया है वेरी गुड। जिन्होंने 4 आंसर नहीं किया है घर पे प्रैक्टिस करना कि 4 कैसे बनेंगे। 4 ही बनेगा, बना के देखना, दिक्कत होगी तो बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ ऐसे होगा। ठीक है, नंबर 40 पे आते हैं, पहले खत्म करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन टू शो मेटामेरिज्म। ये तो और आसान हो गया। मेटामर शो करने के लिए कार्बन कीटोन में कार्बन कम से कम कितना चाहिए आपको? ये तो अभी भी बताया था मैंने, स्टार्ट ही आज का क्लास हमारा शुरू हुआ था इसी क्वेश्चन के साथ लगभग, है ना। मैं पोलिंग शुरू करूंगा 40 नंबर का। 40 का करते हैं पोलिंग और देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं। अगर मेटामर शो करना हो कीटोन को तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? ये स्टार्ट ही किया है मैंने क्लास आज यहीं से। 40 का, चलो बताओ। 40 40 40 है ना। देखो कार्बन 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 कार्बन, यही ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं मैं, तो ये कीटोन बन गया एक। और एक कीटोन अगर मैं यहाँ लगा दूं डबल बॉन्ड, तो ये वाला, ये दोनों के दोनों मेटामर्स भी कहला सकते हैं, क्वेश्चन भी कहला सकता है ये, और मेटामर्स भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे इस कीटोन के इधर वाले में 2 कार्बन है, यहाँ भी 2, और इधर वाले में 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो ऐसे पेयर को कहते हैं मेटामर्स। और जो सबने सही किया है, वाह। जो सबने सही किया है। तो आज क्लास यही पेंट करते हैं, है ना। हमारी अगली क्लास होगी 41 से 57 खत्म करूंगा अगली क्लास में, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे नई चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में आते रहो। आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ कहीं और से, आज मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कहीं और हूँ। और अपने फ्रेंड के यहाँ, और वहां से क्लास ले रहा हूँ आप लोग। लेकिन आपकी क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखूंगा, और आप कल फिर से मिलेंगे 10 बजे मुझसे, और 10 बजे कल की क्लास जो होगी हमारी वो 41 से लेगा 57 तक। और कल हम भी क्वेश्चन करेंगे, और कुछ टाइम बचेगा तो कल हम कुछ पढ़ेंगे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। थैंक यू।